सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस के लिए या फिर एचएसएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लो, सीईटी मेंस का एग्ज़ाम ले लो, जो आने वाले समय में 2026 में होने वाला है, उन सभी के लिए जो है ये मैंने अपना जो है फ्री इनिशिएटिव आपके लिए शुरू किया था। अगस्त में इसकी शुरुआत की थी और काफ़ी अच्छा जो सेशन है हमारे चल रहे हैं। अगर आप हरियाणा की एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चली गया होगा लेटेस्ट न्यूज़ एचएसएससी के बारे में। जो एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बयान दिया है कि भाई अपनी तैयारी को जोरों पर रखे और जो है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लेंगे। ऐसी घोषणाएं मैं वीडियो बना सकता था बट मैंने नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं जो है की जा चुकी है, क्योंकि आज तक जो अमल में नहीं हुआ यार, आगे क्या हो सकता है वो अमल में। इसीलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा जहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए वहाँ पर करना चाहिए, हमें जो है अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो देखो चलती रहती हैं, घोषणाएं चलती रहती हैं, सारा इलेक्शन का मुद्दा है और कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ों को दूर कर दीजिएगा अपने से। ठीक है, जो चीज़ें अपने समय पर होंगी ना वो अपने समय पर ही होंगी। कोई जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, बस ये बातें चलती रहती हैं। बाकी आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा, अपनी तैयारी को और तेज करते रहिएगा, जिससे जैसे ही आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए आप उस चीज़ के लिए जो है रेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। और आज हम जो है हरियाणा जीके का कौन सा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, 79 जो है पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 78 कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप सीक्वेंस वाइज आप देख रहे होंगे और आपकी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग भी कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक दिन हम जो है लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, मैं आज तक कभी लाइव नहीं आया हूँ, थोड़ा सा अजीब लगता है। बैक एंड में ही ठीक है यार काम करना, बाकी फिर भी आप बताना। एक दिन हम लाइव आएंगे। ठीक है, हम दोनों बात करेंगे, आप और मैं, एक दिन फ्री हो गए। ठीक है ना, संडे वाले दिन किसी दिन रखेंगे, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। डैश पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इनमें से कौन थे भाई पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, और उनका जन्म जो है करनाल हरियाणा में हुआ था। आई होप आप सभी जानते होंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बता देता हूं। वैसे तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है इनके बारे में, फिर भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो हमारे करनाल हरियाणा से रहा है। ठीक है, तो लियाकत अली खान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था, 1895 में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं जगह जो आपको 1896 भी देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वमान्य जो तिथि है वो 1895 है। करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद जो इनकी बेसिक पढ़ाई थी ना, शुरुआती पढ़ाई थी, वो इनकी घर में ही हुई थी। उसके बाद जो इन्होंने हायर एजुकेशन थी, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन था इनका, वो कहाँ से हुआ था, वो इन्होंने जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। वैसे ये कोई ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, बस बेसिकली आप याद रखिएगा थोड़ी सी यार। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद जो है ये लंदन चले गए थे। ठीक है, लंदन से जो है इन्होंने बैरिस्ट्री करी थी। बैरिस्ट्री करने के बाद ये वापस भारत आ गए थे। उसके बाद जो है इन्होंने मुस्लिम लीग को जो है ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जो है 1947 को कौन भूल सकता है, भारत के दो टुकड़े कर गए थे नालायक अंग्रेज। ठीक है, पाकिस्तान और भारत को दो टुकड़ों में बांट गए थे और 1947 में ही जो है ये पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री मरे थे, माफ कीजिएगा बने थे। उसके बाद इनकी मृत्यु भी कर दी थी भाई। ठीक है, गोली मारकर इनकी मृत्यु कर दी थी। कब कर दी थी, 1951 में रावलपिंडी में जो है इनकी मृत्यु कर दी थी भाई। ठीक है, रावलपिंडी में। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। वैसे डोंट वरी, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, कपिल देव के बारे में आपको जरूर याद रखना है। कपिल देव एक प्रतिष्ठित इंसान है हमारे भारत देश के। भारत का जो है इन्होंने काफ़ी नाम भी रोशन किया है क्रिकेट जगत में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं कपिल देव का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले मैं इनका जन्म बता देता हूँ। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था, 1959 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं। और 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था और ये ऑलराउंडर कैटेगरी में आते थे, ठीक है। ये बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे, ऑलराउंडर थे ये। तो इनका जो पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपिल देव रामलाल निखंज जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डोंट वरी, कुछ भी आपको जो है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें आप याद रख लेना, जैसे कि 6 जनवरी 1959 को इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी, ठीक है। बस आंखों के आगे से एक बार ये चीजें निकालनी जरूरी है। और जो है बार बार चीजें, जैसे ऐसा है ना कि डेली एक बार जो चीजें आपके आगे से निकलेंगी ना, वो जो है आपको याद रहेंगी। अब ऐसा है, एक बार जो है आप आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो है 1 महीने के बाद पढ़ते हैं ना, तो चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए जो है हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, हिस्ट्री को बेवफा बोला जाता है कि भाई रात को याद करेंगे सुबह भूल जाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि बेवफा, बस ये है कि आप मल्टीपल टाइम जो है इन चीजों का रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। रिवीजन करना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, भाई ये चीज जो है पूछी भी जाती है, एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो जो है कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हरियाणा की यह परिशोधनशाला दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधनशाला है। तो ये कौन सी हो जाएगी, पानीपत परिशोधनशाला हो जाएगी, ठीक है। पानीपत परिशोधनशाला, परिशोधनशाला क्या होता है, तेल वाला होता है ना, तेल परिशोधन वाला, वही है ये। रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी जो आपने नाम सुना है ना, उसी की ये बात कर रहा है। 1800 कब हुआ था इसका, 1896, 97 नहीं 98 में हुआ था। 1898 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 98 था ना, ठीक है, जुलाई 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। ये ईयर याद रखना। और जो है पानीपत जिले के बाहोली गांव में, ये बहरा गांव लिख दिया है भाई, बहरा गांव नहीं आएगा, बाहोली गांव आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके पानीपत के बाहोली गांव में स्थित है। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना जो है जुलाई 1998 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा बाजार है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, तो ये शोरी बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये शोरी बाजार या कह लो, या फिर शोरी मार्केट कह लो, कहां पर है ये, रोहतक के अंतर्गत है भाई, ठीक है, रोहतक के अंदर है ये, ठीक है, शोरी मार्केट। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सारे पार्ट्स आपको सीक्वेंस वाइज देखने बेहद जरूरी है। अगर आप सीरियसली जो है डेडिकेशन लगा के जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, 2026 को आपने अगर विजन बना रखा है ना, तो डेफिनेटली आपको ये पूरी कंप्लीट सीरीज देखनी पड़ेगी। और एक बार नहीं, 2 से 3 बार मल्टीपल्स टाइम्स इन पीडीएफ की, इन वीडियोस की रिवीजन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके जो है पढ़ते रहना एग्जाम तक, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारा डाटा मैं यहाँ पर आपको जो है आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा जो है कौन सी बनाती है, तो ये कौन सी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक के डागशाही से निकलती है, ठीक है, डागशाही से निकलती है। और क्या याद रखेंगे, हरियाणा के कहां से ये प्रवेश करती है, हरियाणा के पंचकूला से ये प्रवेश करती है, ठीक है। ठीक है, पंचकूला से ये प्रवेश करती है। और हरियाणा के बाहर कहाँ से निकलती है, हरियाणा के बाहर जो है सिरसा से निकलती है, ठीक है। सिरसा जिला जो है ना हरियाणा का जो सिरसा जिला है सबसे पश्चिमी जिला है भाई, याद रखना, हरियाणा का पश्चिमी जिला, बस यही अंतिम जिला है जहां से घग्गर नदी जो है हरियाणा के बाहर निकल जाती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और घग्गर नदी को जो है हाकरा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, हाकरा नदी भी जो है इसको बोला जाता है। आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हरियाणा में पंचकूला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है आईटी पार्क जो है कहाँ पर है, तो ये आईटी पार्क जो है हरियाणा के पंचकूला में अवस्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2008 में जो है पंचकूला में आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा में जो है कुल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं। तो कुल संरक्षण क्षेत्र जो है हरियाणा में पूछा गया है। मैं थोड़ा सा आपको डाटा बता देता हूं, हरियाणा में जो है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे 2, सुल्तानपुर और कालेसर 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, डोंट वरी ये सारे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं, यकीन मानिएगा इतनी आपकी मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करवा दूंगा। इस जो है हमारी ये जो सीरीज चल रही है ना 142 शिफ्टों की हरियाणा जीके की, इतनी सीरीज करा दूंगा एग्जाम के एंड तक, जो एग्जाम आपका होने वाला है ना वहां तक आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे डेफिनेटली, आप कोई भी आपको जो है कोई भी डाउट नहीं आएगा माइंड में कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, तो बस आपको दिल लगा के जो है इन पीडीएफ्स को पढ़ना है और इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, सारी चीजें मैं एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं यार, बताओ और आपको क्या मिलेगा, बताओ पेड़ जैसी चीज मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 हो जाएंगे, कालेसर हो जाएगा और राष्ट्रीय सुल्तानपुर हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या की बात करूं तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। संरक्षण क्षेत्र की बात करूं हरियाणा में कितने हो जाएंगे, संरक्षण क्षेत्र भी जो है 2 हो जाएंगे। ठीक है, संरक्षण क्षेत्र कौन जो है कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे आइए नीचे लिखा हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, दोनों की स्थापना 2011 में हुई थी, ये याद रखना, माफ कीजिएगा 2007 में हुई थी दोनों की स्थापना। चलिए लिखा हुआ है नीचे, डोंट वरी सारा दिखा देता हूँ। सबसे पहला कौन सा है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको कौन क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको जो मैं हाईलाइट करूंगा ना वो बस वो वाली चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, ये लाइन तो पूरी याद रख लेना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं सरस्वती वन्यजीव संरक्षण की। स्थान की बात करूं तो यह संरक्षण रिजर्व जो है कैथल जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखना कैथल जिले में जो है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अन्य नाम की बात करूं तो सोनसर वन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करूं तो 4452.85 हेक्टेयर या फिर 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। और स्थापना की बात करूं तो 11 अक्टूबर 2007 को जो है इसे संरक्षण रूप में जो है इसको अधिसूचित किया गया था। दूसरे की बात करूं बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य की भी डेट सेम ही है, इसको भी जो है 11 अक्टूबर 2007 को ही जो है संरक्षण रिजर्व के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। ठीक है, बाकी आप देख लेना, क्षेत्रफल यहां से आप जो है देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो वैसे तो ताजमहल आप सभी जानते हैं आगरा में है, शाहजहां ने उसको बनवाया था। ठीक है, एक हरियाणा का ताजमहल भी है, मतलब उसी की नकल माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, शेख चिल्ली का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का जो ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरे को कहा जाता है और यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जिले में जो है ये अवस्थित है। और इसका जो निर्माण है किसने किया था, शाहजहां का जो बड़ा बेटा था ना, क्या था, दारा शिको ने इसका निर्माण कराया था। और किसके लिए करवाया था, उसके जो आध्यात्मिक गुरु होते थे ना शेख चिल्ली, आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन होते थे, शेख चिल्ली होते थे भाई। ठीक है, इन्हीं के लिए जो है ये शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में जो है इन्होंने स्थापित किया था। याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको कैसे याद रखना है, ताजमहल का जो निर्माण है ये किसने किया था, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। ठीक है, शाहजहां ने किया था। और शाहजहां का बड़ा बेटा कौन था, दारा शिको। अब जैसा बाप काम करेगा वैसा ही बेटा काम करेगा, तो बेटे ने भी भाई कुरुक्षेत्र में जो है ताजमहल की नकल का जो है एक मकबरा बना दिया जिसका नाम था शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो पहली बार ग्राम पंचायत अधिनियम पंजाब के बारे में पूछा गया है। तो पहली बार कब अधिनियम हुआ था? 1952 में हुआ था। इसकी थोड़ी हिस्ट्री सी जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या था, चलिए यहीं देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1992 वाला, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। 1994 वाला, बस यहाँ से पहले हम की हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार स्वतंत्रता के बाद 1952 में जो है पारित हुआ था। यह अधिनियम 1952 में लागू किया गया, जिसे पहले पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1939 का जो है स्थान लिया था, ठीक है। सबसे पहला जो ग्राम पंचायत अधिनियम था ना पंजाब का, वो 1952 में अधिनियमित हुआ था और 1952 में ही जो है वो लागू हुआ था। इसने किसकी जगह ली थी? तो इसने जो है पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1939 की जो है जगह ली थी। 1952 के बाद क्या स्थिति बनी? तो 1952 का यह अधिनियम, जिसे वास्तव में 1953 का पंजाब अधिनियम 4 कहा जाता है, ग्राम पंचायतों को अनिवार्य आधार पर स्थापित करने के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद 1961 में क्या हुआ? इस वर्ष पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 को जो है लागू किया गया था, ठीक है। वैसे ही जैसे 1994 वाला में अलग अलग है ना, वैसे ही जो है यहाँ पे भी ये ग्राम पंचायत का अलग किया गया था और जो है पंचायत समितियों का जो है वो 1961 को लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1994 वाला आप सभी जानते हैं, 73वें संविधानिक संशोधन में जो है अधिनियम 1992 के बाद जो है राज्य सरकार ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है लागू किया, जिसने 1952 के अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया और उसकी जगह ले ली, ठीक है। वर्तमान वाला आप सभी जानते होंगे, 73वें संवैधानिक संशोधन में जो है ग्राम पंचायत है और 74वें संविधान संशोधक में जो क्या है नगर पालिका और नगर निगम वाला सिस्टम है, ठीक है। सेम ही यहां पर किया गया था। 1952 में ग्राम पंचायत वाला था और 1961 में कहां गया? ये रहा 1961 में जो है पंचायत समिति वाला था, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार जो है देख लेना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है भाई, इसीलिए मैंने डिटेल यहाँ से आपको लिख के दी है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा गया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या पता आपसे ये पूछ ले कि भाई ये अभी क्या पूछा गया है, ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ। अगली बार आपसे क्या पूछ ले? अगली बार आपसे ये पूछ ले पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये आपको बताना पड़ेगा 1961 में लागू हुआ भाई, इसीलिए सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं अलग अलग से जो है रेफरेंस ना लेना पड़े, अलग अलग भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको बस रेडी मिले चीजें, बस आपको सिलेक्शन लेना है, मतलब बस आपको जाके पकड़नी है वो चीज़, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम से पहले, बस आप में लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत है। तो ये हो जाएगा लूर नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे रबी के फसल का नहीं, बोने का नहीं, काटने का समय होता है। लूर नृत्य वैसे कब किया जाता है? फाल्गुन के महीने में किया जाता है, आप सभी जानते हैं फाल्गुन के महीने में किया जाता है और होली पर ये किया जाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी इसके अंदर होती है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये किया जाता है। झूमर को क्या कहा जाता है? झूमर को भाई हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा का गिद्धा, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? 11 में बोला गया हरियाणा में सुअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है। अभी हमारी सीरीज चल रही है एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। इसके मैं कितने पार कर 2 क्लास में इसकी करवा चुका हूं, ठीक है, 2 क्लास में इसकी करवा चुका हूं। और इसी सीरीज के लास्ट वीडियो जो हमारे आएंगे ना, जो लास्ट वीडियो हमारे 2 आएंगे, उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा? पशु सेंसस कराऊंगा, ठीक है, पशु जनगणना कराऊंगा। गणना कहाँ कहाँ की कराऊंगा? भारत की कराऊंगा और हरियाणा की कराऊंगा, ठीक है। इन दोनों की मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें सारा डाटा हम ले लेंगे कि किस जिले में भेड़ ज़्यादा है, किस जिले में बकरी ज़्यादा है, किस जिले में ऊंट ज़्यादा है, किस जिले में खच्चर ज़्यादा है, सब कुछ हम देख लेंगे। बस ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसको जरूर देख लेना। इससे पहले मैं आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ भाई, ठीक है।
तो कोई बच्चा जो नया जुड़ा है ना, पुराने वालों को तो पता होगा, एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके बाद जो है अब हमारा जो है एनिमल जो है हस्बेंड्री वाला पार्ट चला हुआ है, ठीक है। इसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सूअरों की आबादी जो है हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? सोनीपत जिले में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 1833 में ब्रिटिशों ने डैश में मुख्यालय एक नया उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया जिसका हरियाणा एक भाग था। तो हरियाणा दिल्ली जो है ये हरियाणा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जो है किसके भाग बने थे? 1833 में पश्चिम प्रांत के भाग बने थे, ठीक है। पश्चिम प्रांत बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया था, ठीक है। आगरा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो है सिचुएशन क्या होती थी? ये सारा जो मैटर आता था ना, ये सारा मैटर किसके अंडर आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, प्रेसिडेंसी, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर जो है ये आता था। और ये सब किसके अंडर आता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता था, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन क्या हुई भाई? उसके बाद आप सभी जानते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, ठीक है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अरे यार, 1857 के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इतनी ज्वाला भड़क गई थी कि अंग्रेज भी डर गए थे भाई, इतना बड़ा युद्ध जो है ये कैसे हो गया। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जो कंपनी का जो शासन हाथ में था ना, वो जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने हाथों में ले लिया। और 1858 में क्या किया? हरियाणा को कहाँ मिला दिया? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया फिर, ठीक है। 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता भी होगी, बस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल से मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। 1833 से लेके इतिहास का 1858 तक का इतिहास, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1857 के बाद की सिचुएशन क्या थी, ये ऐसे ही नहीं लिखी है, पढ़ने के लिए लिखी गई है। आई होप आप सभी इन पीडीएफ को अच्छे ध्यान से पढ़ते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया यहाँ पे। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी सारी चीज़ें पहले, ठीक है। ये सारे जो लिखा है ना, आज का बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा तक फैला हुआ, ये सारा किसके अंडर आता था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। नए निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो नए प्रांत का निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी, प्रशासनिक सुविधा के लिए ब्रिटिशों ने एक नए प्रांत की स्थापना की। 14 नवंबर 1834 के चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है प्रांतों को अलग कर दिया गया। प्रांत का नाम क्या रखा गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है इसका नाम रखा गया था। और इसका मुख्यालय क्या बनाया गया था? आगरा शहर जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1857 की आप सभी जानते हैं, 1857 का युद्ध हुआ और 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी थी और डिटेल से आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम। देखो सीधी सी बात है, 2026 में अगर आप एचएसएससी स्पेशली है, एचएसएससी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आपको क्या खेलना पड़ेगा? T20 मैच नहीं खेलना पड़ेगा। T20 मैच से सिलेक्शन होएगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको क्या खेलना पड़ेगा? आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा भाई। टेस्ट मैच तो देखा होगा ना, लड़कों तो पता होगा, लड़कियों को थोड़ा सा नहीं पता होता इन बारे में। ये जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है ना भाई, ये रुकना पड़ेगा आपको 5 दिन। वो बड़ा ही बोरिंग होता है ना ये टेस्ट मैच। ऐसे ही अभी आपको बोरिंग लग रही होगी अपनी पढ़ाई, लेकिन आपको जो बच्चा अभी सीरियसली पढ़ रहा है ना, यकीन मानिएगा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो टेस्ट मैच आप खेलोगे तभी जाके जो है परिपक्वता आपके अंदर आएगी। T20 में तो कोई भी रन बना दे यार, बॉलर भी रन बना देता, आके बस बैट घुमाने है, बस बोल के बिठाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस ऐसे ही करते रहो काम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? आप सभी जानते हैं सर्वाधिक औसत वर्षा जो है अंबाला में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कम कहां पर होती है? कम जो है सिरसा में होती है। हरियाणा के सिरसा में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 13 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? हरियाणा के कैथल जिले के फरल ग्राम में, फरल गांव है, यहाँ पर फल्गु का त्योहार डैश पर होता है। तो ये कब होता है? सोमवती की अमावस्या पर लगता है, ठीक है। सोमवती की अमावस्या पर जो है ये मेला लगता है, ठीक है। कैथल जिले में लगता है भाई, याद रखना ये चीज़, काफ़ी बार एचएसएससी पूछ चुका है, ठीक है। आज शायद आज पता नहीं कल मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आप
हिस्सा लिया करो उसमें, और जो है सही ऑप्शन को चूज करने की कोशिश किया करो। तो हरियाणा के कैथल जिले के फरल ग्राम में फल्गु त्योहार जो है सोमवती अमावस्या पर जो है होता है। ठीक है, बस एक मेरी जो है आपसे वो है यार, वहां पर जो है नॉर्मली बच्चे कितने कमेंट करते हैं, 1K प्लस जो है वहां पर पोस्ट मतलब जो है हिस्सा लेते हैं, लेकिन वीडियो कितने देखते हैं, 100 प्लस भी वीडियो जो है नहीं देखते हैं। तो ये जो 100 प्लस वीडियो, सिर्फ 100 प्लस वीडियो देखते हैं ना, मेरी नज़र में सिर्फ यही वो बच्चे हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो डेडिकेशन से लगे हुए हैं। ठीक है, और क्या डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। ठीक है, और यकीन मानिएगा ये बच्चे जो है इन 900 1000 प्लस बच्चे जो है ना 1K जो है ये इनसे बहुत आगे है भाई। ये मत सोचना कि यार अभी नहीं करेंगे तैयारी, नोटिफिकेशन आएगा देख लेंगे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होएगा। ऐसे ही सिलेक्शन होगा जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, बस लगे रहिएगा आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का जो है उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा की जो है 1994 की 171 धारा के अंदर जो है गलत घोषणा बनाने का जो है उल्लेख किया है। नीचे दिया होगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की अनुसार धारा 171 में गलत घोषणा बनाने का जो है उल्लेख मिलता है। धारा 181 क्या कहती है, मतदान केंद्र के अंदर या उसके आसपास अव्यवस्थित आचरण के लिए जुर्माना से संबंधित है। धारा 191 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभाव से जो है संबंधित है। ठीक है, हरियाणा में जो है ये ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में जो है ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश और कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगताओं का जो है उपचार करता है। तो हरियाणा के करनाल में ये है माता प्रकाश और कल्याण केंद्र। ठीक है, वैसे तो ये स्पेशली दिव्यांग जो बच्चे होते हैं ना, दिव्यांग बच्चे या फिर कुछ कोई भी लगा लो यार, उनके लिए है, दिव्यांगों के लिए कल्याण केंद्र खोला गया है। लेकिन इसमें भी स्पेशलिस्ट वाचन और श्रवण दिव्यांगता के लिए जो है ये खोला गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान 2025 का अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो कौन थे, तो ये गुरुनाम सिंह थे, गुरुनाम सिंह। ठीक है, और वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कौन है, तो ये दर्शन सिंह है। ठीक है, दर्शन सिंह। ठीक है, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, गुरुनाम। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल की सीरीज चल रही है ना भाई, कल मैंने उसमें जो है कौन सा टॉपिक कराया है, मौर्य काल टॉपिक कराया है भाई, मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर मैंने आपको करा दी है। टॉप 50 मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जीके के लिए नहीं, हरियाणा के एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडिया जीके यहां पर पूछी जाती है 15 नंबर का। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सीरीज जरूर देखिएगा। मौर्य काल का टॉपिक मैंने कल करा दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 नाम से। ठीक है, ये सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा डैश के अंतर्गत पंचायत समिति जो है भंग की जा सकती है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत जो है पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है, तो धारा 110 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 110 के अंतर्गत पंचायत समिति को जो है भंग किया जा सकता है। धारा 10 क्या कहती है, यह धारा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। धारा 100 क्या कहती है, धारा 100 कहती है यह धारा पंचायत समिति के कर्मचारियों और उनकी नियुक्ति, वेतन और शर्तों से संबंधित
प्रावधानों का वर्णन करती है। धारा 110 हम देख चुके हैं। धारा 111 क्या कहती है? यह धारा सम्मति के भंग होने पर उसके परिणामों से संबंधित हो जाएगी। सभी धारा जो है एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना भाई, बहुत जरूरी है। कुछ भी आपसे जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर धारा 110 पूछ ली ना उसने, तो धारा जो है 1 सेकंड, धारा 10 भी आपसे पूछ सकता है, धारा 100 भी आपसे पूछ सकता है, धारा 110 तो आपसे पूछी है, और धारा 111 भी आपसे जो है पूछी जा सकती है। कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, इसीलिए मैं डिटेल से ये सारी चीजें आपके लिए लेके आता हूं, ठीक है। कोई भी चीज आपको ऐसी है नहीं छोड़नी जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकती। सब कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि HSSC महान है भाई, आप सभी जानते हैं। HSSC ने कभी कोई डिफाइन ही नहीं किया कि भाई हम तो सिर्फ ये टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने तो बस ये लिख दिया है कि भाई हम जो है क्या करेंगे, हम सिर्फ जो है भाई एनिमल जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछेंगे। अरे महानुभाव इंसानों, टॉपिक भी तो उसके अंदर होते हैं, टॉपिक अनगिनत होते हैं। अब कितने टॉपिक करेगा भाई कोई बच्चा? अगर सोचने वाली चीज़ दे सोचे तो, ठीक है। तो यही है बस SSSC का जो नुकसान है, बस उसने जो है टॉपिक नहीं डिसाइड किए। अब आप कहोगे यार टॉपिक बता, भाई टॉपिक सब ने बता रखे हैं। आप यूपी के जो एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे देख लेना सारा उन्होंने जो है, जो पीईटी होता है उसमें क्या होता है, पीईटी एग्जाम होता है। जैसे हरियाणा में क्या होता है, सीईटी एग्जाम होता है ना, वैसे यूपी में क्या होता है, पीईटी एग्जाम होता है। यहाँ का मैंने देखा है भाई, स्पेशली किसी बच्चे ने दिया होगा तो उसको भी पता होगा, सिलेबस भाई A to Z फिक्स कर रखा है। मतलब उसने ये तक बता रखा है भाई, टॉपिक्स दे रखे हैं स्पेशली भाई, इन्हीं टॉपिक्स में जो है आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हो। इतना बढ़िया जो है सिस्टम बना रखा है उन्होंने, और ऐसा ही राजस्थान ने कर रखा है। तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता भाई? बस वो अपनी मनमर्जी के मालिक है, वो वाली चीज़ है। चलो खैर कोई नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? तो ये मानेसर गुरुग्राम में जो है टाउनशिप मॉडल विकसित करी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया? हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 में कहाँ स्थापित की गई थी? मेवात में की गई थी, ठीक है। 2007 में जो है ये मेवात में मोबाइल न्यायालय जो है 2007 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम डैश वर्ष में जारी किया गया था? अभी मैं ऊपर आपको बता के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है। तो ऐसे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेना भी छोड़ो, अगर भाई अपना जो आपकी जो ज़िंदगी है ना उसको सेट करना है, अगर आप इस समाज में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली भाई यही एक शॉर्टकट है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, दबा के तैयारी करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, तभी जो है समाज में आपको जो है रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जा सकता है। बाकी भाई आप कितनी बातें सोच लो, कितनी ही बातें कर लो, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है। अंत में मैं यही मानता हूं कि एक चीज जो कहते हैं ना कि यार मेरे इतने दोस्त हैं भाई, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। भाई लोग आज तक घर वालों का साथ नहीं देते यार। बताओ यार, आप कैसे कह सकते हो कि वो मेरा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ेगा? तो ये सारी फालतू की बातें हैं, इनको आप जो है मत सोचा करो, मत टाइम वेस्ट वगैरह करो। मेरा ये मानना है, अगर कोई आपका सच्चा साथी है ना, बता देता हूं, अगर कोई आपका सच्चा साथी है ना, तो वो कौन है? आपकी बुक्स है, आपकी किताबें हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन मेरे भाई, यही है जो आपको क्या दिला सकती है? मान सम्मान दिला सकती है। बाकी सारी बकवास की बातें हैं, आप कितना ही सोच लो, कितना ही कर लो, कितना टाइम वेस्ट कर लो, अंत में यही चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ दिला सकती है। मैं नहीं मानता इनके अलावा कोई ऐसी चीज़ है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई आपको कुछ कह दे मैं आपको इतना दे दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता आज के समय में। खुद के ऊपर डिपेंड रहो, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, और मेरे अलावा मेरे लायक कोई भी अगर काम होगा जो मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली बता देना भाई, मैं डेफिनेटली आपके लिए अगर मेरे बस में हुआ तो वो काम भी आपका कर दूंगा, ठीक है। बाकी बस हरियाणा पुलिस वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हरियाणा पुलिस का जो बच्चा है ना, वो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी प्लीज़ करता रहे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिकल की तैयारी भाई नोटिफिकेशन की बात करूंगा, इतना आसान नहीं है फिजिकल की तैयारी करना, ठीक है। फिजिकल की तैयारी करते रहो, डेली 1 घंटा जो है ग्राउंड में लगा के आओ, ठीक है। ये आपके फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा है, ये आपके जो है फिजिकल के लिए भी अच्छा है, और ये आपके स्टडी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। एक ही तीर से जो है 3 काम आपके हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है।
तो बस आप मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्री पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।